जी, तो इस वक्त हमारे साथ लुगुन साहब बने हुए हैं। लुगुन जी, ये बताइए हमें कि जब भी कोई दोनों देशों के बीच में जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे विकल्पों पर पहले ही बात हो चुकी होती है जिनको लेकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। 40 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है ये। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे से रक्षा क्षेत्र के अलावा आप कैसे संभावनाओं का आकलन करते हैं? किन क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं? जी, ये जो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री की जो विजिट हो रही है ग्रीस में, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये जो हमारे रिश्ते हैं ये पिछले खास करके मान के चलिए कि 5-10 साल में एक जो है गतिशील ग्रहण की है। क्योंकि उससे पहले ऑफकोर्स हमारे राष्ट्रपति भी गए थे 2018 में, और उसके पहले राष्ट्रपति कलाम भी विजिट किए थे ग्रीस में। और ग्रीस के जो लास्ट प्रधानमंत्री है वो 2008 में आए थे। लेकिन उस समय 2008 भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोगों को याद होना चाहिए कि ग्रीस थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, और उसको बल्कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा उसको जो है कि बेल आउट करना पड़ा था, और IMF से भी लोन लेना पड़ा था। लेकिन क्योंकि मैं वहां रहा हूं, मैं वहां दिसंबर तक था, तो वहां एक बहुत ये आशाजनक बात है कि इन्होंने इस क्राइसिस को खास करके ये जो अभी के जो करंट प्रधानमंत्री है मिट्सोटाकिस, जो कि अभी दोबारा मेजॉरिटी से चुन के आए हैं, और इनका एक मुख्य कारण क्यों दोबारा चुन के आए, क्योंकि इन्होंने जो आर्थिक संकट था उसको उसके समय में बहुत अच्छा इन्होंने निभाया। और बल्कि 2022 में पिछले साल इन्होंने IMF का जो कर्ज था उसको 2 साल पहले चुकता कर दिया जी। तो ये दिखाता है कि इनका जो फाइनेंशियल रेजिलियंस बोलेंगे अगर इंग्लिश में, तो वो काफी अच्छा दिखता है जी। तो और इस जैसे बताया गया कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं भारत के लिए उनको वो सपोर्ट करते रहा है। और ये जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी 2021 में गए थे, तो मैं वहीं था जी। तो ग्रीस भी जो है इंडिया के भारत की तरफ बहुत आशाजनक देख रही है। अमृत लघु जी, समझना चाहें क्योंकि आप वहां रहे हैं अभी तक बहुत बीते समय तक, तो 40 साल की एक तरीके से स्थिरता के बाद में भारत और ग्रीस के संबंधों में जब एक बार फिर से तेजी आती दिखाई पड़ेगी, कौन से ऐसे मेजर सेक्टर्स होंगे जहां पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है या ज्यादा सहयोग की संभावना पहले दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, जैसे आर्थिक जो मामलों में है बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और जैसे कि बताया गया कि ग्रीस का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वहीं से जो जैसे ही आप सुएज कैनाल जो है वहां से निकलते हैं, तो सबसे पहले मेजर पोर्ट जो यूरोप का है वो ग्रीस हिट करता है। और दूसरा ये कि इसको देखते हुए कि जब ग्रीस का जो आर्थिक चैलेंज आ रहा था, तो चाइना को मौका लेकर के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि एथेंस के पास एक बंदरगाह है पीरियस, और जिसको कि अभी चाइना शिपिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के द्वारा ले लिया था 2009-10 में। और जब चाइना ने उस पोर्ट को लिया था, उस बंदरगाह को, तो उसका जो नंबर था यूरोप में वो 26वां नंबर था, जो कि कार्गो वगैरह हैंडलिंग के मामले में। अब जो है वो नंबर 4 पर आ चुका है, और पिछले साल देखा जाए, और आगे लगातार उसके वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, और वो जो बंदरगाह विस्तार पर है। तो भारत को भी कई जो वहां के बंदरगाह है वहां पर निवेश करने के लिए भारतीय पार्टियों को ग्रीस मौका दिया है, दे रहे हैं। और 2019 में इसीलिए जो वहां का जो सबसे प्रेस्टिजियस थेसलोनिकी जो ट्रेड फेयर होता है, उसमें वो ठीक कोविड के पहले कि भारत को उन्होंने जो है कि पार्टनर कंट्री के रूप में बनाया था। और उसका जो मुख्य जो एम था वो यही था कि इंडिया को जो है कि आर्थिक मामलों में और से और जो है कि वहां पर मौका मिले। और उसका एक और आधार नमूना है कि जो हमारे GMR कंपनी है
वो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है कस्तेली में, जो क्रीट आइलैंड में। और लोगों जी ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीस अपने बंदरगाह भी देने को तैयार है, वहां पे शिपिंग कंपनीज को भी इनवाइट कर रहा है। तो बहुत से ऐसे मोर्चे हैं जिन पर ग्रीस भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारे भारतवंशी होते हैं वो दूसरे देशों में जाकर वहां के विकास में भी अपना योगदान देते हैं और भारत के एम्बेसडर के तौर पर वहां जाते हैं। ऐसे में अब चूंकि प्रधानमंत्री ग्रीस जा रहे हैं तो ग्रीस में रह रहे भारतवंशी और ग्रीस के स्थानीय लोग भी भारत के प्रति क्या रुझान दिखाते हैं? देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, खासतौर पर तो भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तकरीबन 14,000 से ज़्यादा भारतीय यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं। वो बहुत उत्साहित हैं कि 40 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सुनना चाहते हैं और जो बदलाव हुए हैं भारत में, विकास में जो तमाम उल्लेखनीय सफलता मिली है उसके बारे में यहाँ पर वो सुनते रहते हैं। चंद्रयान 3 की जो ऐतिहासिक सफलता हुई उस पर लोग बात कर रहे थे। हमने देखा कि कई जगह उसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा था, भारत माता के जय के नारे भी लग रहे थे और इस तरह से एक खुशी जाहिर की जा रही थी कि ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस एथेंस आ रहे हैं तब भारत के खाते में एक और ऐतिहासिक सफलता जुड़ी है। और आज भारत डिजिटल क्रांति में जिस तरह से आगे है, कई लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से यूपीआई का लेन देन होता है जब वो भारत जाते हैं, यहाँ पर उतना अभी एथेंस में प्रगति नहीं हुई है, उस तरह का डिजिटल लेन देन नहीं होता। खासकर टैक्सी जब वो लोग चलाते हैं, नगद पेमेंट करना होता है। इस तरह की तमाम बातें कही कि किस तरह से भारत उल्लेखनीय तौर पर आगे हुआ है, सफलता हासिल हुई है। यहाँ पर हम भारत से आए कुछ पर्यटकों से भी मिले जो इंदौर से आए थे। हम जानते हैं कि इंदौर लगातार कई बार से सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत जगह पर वो यहाँ पर घूमने गए, लेकिन कई जगह ऐसी थी जो इंदौर से काफी कम साफ सुथरी थी। यानी भारत कितनी साफ सफाई के मामले में भारत के शहर कितने आगे गए हैं उसका वो जिक्र कर रहे थे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस बारे में हर कोई बात कर रहा था। यही वजह है कि भारत के लोगों के साथ जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें लोग उत्सुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और ठीक जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर एक रिहर्सल हो रहा है। ग्रीक के लोग, ग्रीक की छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और भारतीय संगीत, भारतीय कला और ओम गणेशा के नाम से ये एक पूरा कला का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का किस तरह से कला का विस्तार हो रहा है। बॉलीवुड के सॉन्ग लोग यहाँ पर गा रहे हैं, बॉलीवुड के जो हीरो हैं उनके यहाँ पर फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिश्ते भारत और ग्रीस के बीच मजबूत हो रहे हैं। उसमें कला, भारतीय जो संगीत है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक आधार कहीं ना कहीं कला संस्कृति हमेशा रहता है। अमृत लोगो जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आप अभी कुछ वक्त तक वहां भारत की तरफ से सेवाएं दे रहे थे, तो आप बेहतर तरीके से इस बात को रख पाएंगे परिप्रेक्ष्य में कि ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति नजरिया और हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत ने एक विकास यात्रा और सबको समाहित करके विकास यात्रा को लेकर अपनी एक ट्रैक रिकॉर्ड से विश्व मंच पे एक नई पहचान बनाई है, उस बदलते नए भारत को लेकर ग्रीस की एक क्या अप्रोच है, क्या सोच है और यहां से रिश्तों को आगे ले जाने को लेकर वो क्या सोचते हैं? जैसे मैं कहा ना, ग्रीस जो है कि भारत की ओर खास करके जो अभी के जो रूलिंग पार्टी है और उसके पहले भी जो 2019 से पहले जो पार्टी थी उन्होंने ही भारत को, उसके समय ही हमारे राष्ट्रपति गए थे। तो चाहे कोई भी पार्टी हो तो ये दिखाता है कि जो ग्रीस का जो जनरल में जो चाहे उनके लीडरशिप हो या उनके लोग हो, इंडिया की तरफ बहुत देखते हैं। जैसे कि हमारे जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी ग्रीक स्टडीज का एक चेयर है। दिसंबर में एक वहां पर कार्यक्रम हुआ था ग्रीस को लेकर के, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी जी उसके मुख्य अतिथि थी। उसके अलावा जो है कि जो हमारे प्रधानमंत्री के जो मन की बात प्रोग्राम होता है जी, तो जब मैं था तो वहां पर 2 बार हमने जो ग्रीस के एक स्कूल में छात्राओं ने एक भारतीय संस्कृति पर बहुत अच्छा ये गाना और
आइटम पेश किया था जो कि प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आया था। और वहां पर ग्रीस के एक बासिंदा है जिनको कि हमारे प्रवासी भारतीय दिवस वाले कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, कि वो मतलब ग्रीक है वहां के, जो बहुत अच्छा हिंदी जानते हैं। उन्होंने भारतीय जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स है उन पर एक बहुत अच्छी किताब निकाली है, हर क्षेत्र से, चाहे इंडिया का उत्तर पूर्व हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो। बहुत है इसको सराहनीय किया है। उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में सराहनीय मतलब उनकी जिक्र की थी। तो इस तरह से, और जो क्योंकि हमारा जो यूरोप में एक ग्रीस का यूनिक पोजीशन है कि हमारे दोनों जो सिविलाइजेशन है बहुत ही पुराने हैं जी, और बहुत से पुराने लिंक्स हैं, और जो कि दोनों ये जो हम ग्रीक लोग जो है और जिनको कि हम लोग अपने भाषा में यूनानी कहते हैं ये जो, और भारतीय में बहुत मेल जोल है। और एक दूसरी चीज है कि ग्रीस के जो राजदूत भारत में रहे हैं वो भी जब वापस गए ग्रीस तो वो इतने प्रभावित थे कि कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखी है। अच्छा, जो उन्होंने भारत से सीखा। ये मान सकते हैं कि जो दोनों देशों के बीच के पुराने रिश्ते हैं वो आज के दौर में भी उनमें गर्माहट बढ़ ही रही है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जब विदेश मंत्री ग्रीस के दौरे पर गए थे तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर भी एक हस्ताक्षर हुए। लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में संभावनाएं हैं? इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने को लेकर क्या दिखता है आपको? क्या क्या ऑप्शंस, क्या विकल्प, क्या संभावनाएं? नहीं, बहुत से सम्मान है, क्योंकि एक तो जब विदेश मंत्री जब ग्रीस गए थे तो उसी समय 2021 में ग्रीस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया था। और ग्रीस ने क्योंकि वहां पर जो है कि सूरज का जो किरणें हैं काफी अच्छा प्रचुर मात्रा में आती है, वो जो सोलर एनर्जी में उन्होंने काफी विकसित किया है। और दूसरा उनके पास विंड एनर्जी जो है, वायु का जो एनर्जी, उसमें उन्होंने काफी आगे बढ़े हैं। तो और वो इसमें इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया था। और दूसरा में ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ग्रीस का नंबर बहुत अच्छा आता है यूसेज में यूरोप में, जी टॉप 10 में है। वो करीब उनका 30% एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। वहां पर एक आइलैंड है, क्योंकि ग्रीस में बहुत सारे इस तरह के आइलैंड्स है। एक आइलैंड जो है कि मैं नाम बोल रहा हूँ, जहाँ की जो ऊर्जा जो वहाँ यूज होता है वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। इवन जो उनके कार वगैरह चलते हैं बैटरी वाला जो ये करके, और होटल वगैरह सब उसी से होता है। तो इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और संभावना वाला सर हो सकता है, क्योंकि भारत भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। शैलेंद्र, एक अंतिम सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल का दिन आपके लिहाज से बड़ा व्यस्त होने वाला है, प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। क्या मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं कल? थोड़ा विस्तार से संक्षेप में बताइए जरा। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एथेंस ग्रीस पहुंचेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, सेरेमोनियल वेलकम होगा। उसके बाद वो यहाँ पर जो अज्ञात सैनिकों की जो समाधि है वहाँ जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, सीईओ और जो थॉट लीडर्स हैं उनके साथ अलग से बैठक है। और सबसे जो अंतिम कार्यक्रम है वो कम्युनिटी इवेंट है, जिसमें जो भारत के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर खासा उत्साह हम देख रहे हैं। तैयारी हो रही है, रिहर्सल हो रही है, तो पूरा कल का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम, जो ग्रीस का दौरा है, उसमें तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर लगी होंगी कि कौन कौन से अहम समझौतों पर एक तरह से सहमति बनेगी। क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, हम जानते हैं कि इसके बाद प्रेस स्टेटमेंट भी आएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं उस पर भी नजर होगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को, भारत के लोगों को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे भारत और ग्रीस के रिश्तों का जिक्र करते हैं, भारत के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके योगदान का जिक्र करते हैं, उन सब पर भी सभी की निगाह रहेगी। बिल्कुल ठीक शैलेंद्र, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी हमारी सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत लुगुन जी और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रीस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रिया। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में तो उत्साह है ही, अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ग्रीस की राजधानी एथेंस घूमने आए भारतीय और भारतवंशी पर्यटकों से खास बातचीत की।